हेलो गाइस आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज की हमारी श्रृंखला है सीडीपी की, जिसमें हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं। सीडीपी के मॉक टेस्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा सीटेट आ रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो को मिस मत करना गाइस, ये जो प्रत्येक क्वेश्चन इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपके टेट एग्जाम की जो सीटेट है गाइस उसमें आपकी सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इधर उधर की बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। कैसे? कि पहला है कि विविधताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। दूसरा कि बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा संसाधन के रूप में प्रयोग करके, या फिर विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, या फिर मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। तो नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर की जांच कीजिए। यानी कि जो शिक्षिका है वो अपनी कक्षा में विविधता को कैसे संबोधित कर सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, कि वो क्या कहते हैं, विभिन्नताओं को स्वीकार करके भी और उन्हें महत्व देकर भी कर सकती है, क्योंकि इसमें महत्व आ गया ना तो ये पॉजिटिव हो गया। फिर है कि बच्चों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और शिक्षा संशोधीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। तो हाँ, अगर वो उन्हें जो उनकी विभिन्न विविधताएं हैं उन्हें अगर संसाधन के रूप में प्रयोग करती है तो भी उन्हें यूज कर सकती है। फिर है कि विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, और जितनी भी अधिगम शैलियाँ उन्हें समायोजित करके भी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। ये तीन है गाइस वो सही है, और लेकिन चौथा वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढक रखने को कहती है, और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पत्रों का उपयोग करने को कहती है। यह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है गाइस? तो वो जो टीचर है वो फर्नीचरों की जो नुकीली चीज़ें हैं वहाँ पर वो रुई से ढक देती है, और उनसे कहती है कि छुओ और अनुभव करो। यानी कि छूकर और अनुभव से कौन सीखता है गाइस? जो दृष्टि विकलांग बच्चे होते हैं वो ऐसे ही सीखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम कौन से होते हैं? कि उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, या फिर उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, या उनके प्रत्यय स्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, या उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम होता है कि उन्हें प्रेरित करें और उन्हें विचारों में व्यस्त रहने के अवसर दें। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है। तो ये तो गलत हो गया, कोई अलग अलग जाति के हिसाब से तो हम किसी की योग्यता को नहीं आंक सकते। दूसरा है कि विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। तो पुरस्कार नहीं दिए जाते इसलिए वो असफल होते हैं, तो ये भी गलत है। फिर है कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके सार्थक हो। हाँ, तो ये हो सकता है। फिर है कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं को अभिरुचि में ध्यान नहीं रखती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इस बी और सी। बाकी के जो पहला और दूसरा है वो गलत है, बी और सी इसका, वो सी और डी इसकी सही व्याख्या कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी उसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, इसके उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? यानी कि दो बच्चे हैं वो एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं, एक ही चैप्टर को पढ़ रहे हैं, और क्या कहते हैं दोनों ही उसका अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। तो इसका क्या हो सकता है? कि संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, या फिर कि संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है, या संभव है क्योंकि शिक्षक के अवतरण को समझाया नहीं है, या संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। यानी कि ये संभव है क्योंकि जो व्यक्ति है और व्यक्ति का जो अधिगम है वो विविध कारण और विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। ठीक है गाइस, वो उनकी अलग अलग, प्रत्येक बच्चा अलग होता है और प्रत्येक बच्चा अलग तरीके से किसी भी चीज को समझता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और है, मतलब कि जो अधिगम है वो अपने स्वभाव में कैसा है? तो अपने स्वभाव में सक्रिय व सरल है। कैसा? सक्रिय,
सक्रिय व सरल है। ठीक है, ये यहाँ में स्प्रिंट है, ये का होगा, सक्रिय व सरल है। तो किसकी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु तो शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो एक शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना चाहिए, तो नहीं, ये एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। यह विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें या छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। तो एक जो विद्यार्थी है उसे संगठित तरीके से जानकारी जी। नेक्स्ट है, यदि कोई शिक्षक चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो। तो एक टीचर है वो चाहती है कि जो उसके बच्चे हैं वो समस्या समाधान कौशल को सीखें, तो उसे कैसे विद्यार्थियों से कैसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए जिससे वह उन्हें समस्या समाधान कौशल का विकास हो सके। तो हमें ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछना चाहिए और तर्क करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। उनसे हमें कैसे क्वेश्चन उन्हें देने चाहिए, कैसे क्रियाकलाप जिसमें वो हमसे पूछें और हर कोई प्रश्न के ऊपर वो तर्क करें और फिर अपने हिसाब से उस पर निर्णय लें। तो इस हिसाब से उनका जो समस्या समाधान कौशल होगा वो इनमें क्या कहते हैं, समस्या समाधान कौशल को वो प्राप्त कर पाएंगे। समस्या समाधान कौशल का उनका विकास हो पाएगा, बच्चों का विकास होगा। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना है। तो जो कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना कैसा होता है कि शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ जाता है, या शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनाता है, या शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, या शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायता करता है। यानी कि जब हम बच्चों की जो समझ होती है, उनकी समझ और उनके जो विचार होते हैं उन्हें अगर हम अच्छे से समझ लें तो हम जो हमारा जो शिक्षण है और जो शिक्षण कार्य है हम उसकी सार्थकता को बनाने की योजना में क्या कहते हैं, सहायता हमें प्राप्त होती है। क्योंकि फिर हमें पता होता है कि बच्चे को किस लेवल तक का चाहिए, बच्चे को किस चीज में रुचि है, तो फिर हम उन्हीं के हिसाब से अपने शिक्षण को सार्थक बना पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो पहला है कि शिक्षार्थी की परिपक्वता, या शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, या शिक्षण युक्तियां, या शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो इनमें से कौन सा है जो बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है गाइस? तो ये सभी हैं जो कि क्या कहते हैं, बच्चे के जो अधिगम होता है उसे प्रभावित करते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सार्थक अधिगम है। तो सार्थक अधिगम कैसा होता है गाइस? जिसमें निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण होता है, वह सार्थक अधिगम होता है। कैसे? निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण होना ही सार्थक अधिगम होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम में निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा है जो शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है गाइस? तो पहला है कि विद्यार्थियों की उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, या बच्चों को यह सिखाना कि भी अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं, या विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, या विद्यार्थियों से उच्च स्तर के प्रश्नों की उपेक्षा करना। तो हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो हमें बच्चों के उच्च स्तर के प्रश्नों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या कहते हैं, हमें नहीं सोचना चाहिए कि जो बच्चा 1 क्लास का है वो हमें 5th क्लास के बच्चों के आंसर्स दे सके। तो हमें बच्चों से उच्च स्तर के प्रश्नों की उत्तर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है कि विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है, या विकास का परिणामात्मक प्रक्रिया जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है, या विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, या प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है फिर भी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता बहुत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, क्योंकि जो बच्चा है वो प्रत्येक बच्चे का विकास के जो चरण होते हैं उनसे गुजरता है, लेकिन जो प्रत्येक बच्चा होता है उसके जो विकास की जो क्षमताएं होती हैं, जो बढ़ने की क्षमताएं होती हैं, उसकी जो भिन्नताएं होती है वो प्रत्येक बच्चे में अलग अलग होती है। कोई भी बच्चा विकास के मामले में एक सा नहीं होता, क्योंकि कोई बच्चा क्या कहते हैं 4 महीने पे क्या कहते हैं चलना सीख जाता, बोलना सीख जाता है, किसी के 4 महीने पे दांत निकल आ जाते हैं, किसी के 7 महीने पे निकलते, किसी के 10वें महीने में निकलते, कोई बच्चा 9 महीने का होता है तभी घुटुन चलने लगता है, तो कोई बच्चा क्या कहते हैं 1.5 साल का हो जाता है तब चलता है, कोई बच्चा 1 साल पर ही 1-2 वर्ड बोलने लगता है, तो कोई बच्चा 3-3 साल पर जाके बोलता है। तो ऐसे प्रत्येक बच्चे के जो विकास होता है उसकी जो भिन्नताएं प्रत्येक बच्चे में होती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि
डैश 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 की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। कैसे? वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट जो अन्योन क्रिया का परिणाम क्या होता है कि विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। किसका? वंशानुक्रम और पर्यावरण का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य? तो इनमें से कौन सा है जो विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में सत्य? तो जो विद्यालय होता है वो सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। जो बच्चे होते हैं, बच्चों का ज्यादातर सामाजिक जो विकास होता है अच्छे से, वो विद्यालय में बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। तो जो विद्यालय है वो सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो जीन पियाजे के बारे में सही है गाइस? तो पहला है कि पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतरता होती है, या फिर बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदलता जाता है। यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण बताए हैं, तो उन्होंने 4 बताए हैं, 5 नहीं। नेक्स्ट है कि किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। यानी कि इसमें ये है कि इसमें से आप ये कहो कि बच्चा सीधा किशोर अवस्था में चला जाएगा, वैसे क्या कहते हैं बाल्यावस्था में नहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जो चरण है, प्रत्येक अवस्था है, वो प्रत्येक बच्चे की निश्चित है कि हाँ इस अवस्था में जाके बच्चा इस अवस्था में रहेगा, फिर इसके बाद इस अवस्था में पहुंचेगा। तो जो प्रत्येक अवस्था है उनकी प्रत्येक चरण है वो स्थिर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय में से तात्पर्य है कि तो जीन पियाजे हैं उनके जो क्या कहते हैं प्रस्तुत संरक्षण की जो प्रत्यय है, तो उससे क्या तात्पर्य है कि वन्य जीव और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, ये तात्पर्य है। या दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है, या फिर भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं जहां बाहरी आकृतियां बदल जाए, या फिर परिकल्पना पर विविध परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो गाइस इसका आंसर होगा कि जो जीन पियाजे हैं वो कहते हैं कि उनके संरक्षण से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से इन जो है कि जो बुद्धि के प्रकार और अंतअवस्था है क्या कहते हैं उनके हमें मेल करना है। तो जो संगीतात्मक बुद्धि होती है वो किस में होती है? तो संगीतात्मक बुद्धि किस में होगी? वायलिन वादक में। ठीक है गाइस, तो ए का क्या हो गया? डी हो गया। तो ए का डी कौन से में? 2 में है। फिर आता है कि भाषिक, तो भाषिक की जो भाषा का कौशल किस में होगा? कवियों में होगा। तो ये तो इसका ही हो गया। फिर है कि अंतर्वैयक्तिक, तो अंतर्वैयक्तिकता किस में पाई जाएगी गाइस? तो वो मूर्तिकार में। किस में? मूर्तिकार। फिर है स्थानिक, तो स्थानिक कौन होगा? खिलाड़ी होंगे कि चिकित्सक? तो स्थानिक होंगे क्या कहते हैं? खिलाड़ी। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का डी, बी का दूसरा, और अंतर्वैयक्तिक का मूर्तिकार 5वां, और फिर स्थानिक का खिलाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार जो लेव वाइगोस्की हैं वो कहते हैं कि वयस्कों और साथियों से अन्योन क्रिया करने पर भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर वो कहते हैं कि बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, या फिर वो कहते हैं कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, या फिर भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। तो इसमें से उन्होंने क्या कहा है? तो लेव वाइगोस्की कहते हैं कि भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि लॉरेंस कॉल्वर के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि कॉल्वर ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है, या फिर कॉल्वर ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित रखा था। तो ये है कि उनका जो सिद्धांत था उसमें लेडीजें नहीं थी, केवल आदमी थे। नेक्स्ट है कि अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कॉल्वर ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है, या फिर कॉल्वर का सिद्धांत बच्चों के प्रति उत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो गाइस जो कॉल्वर है उन्होंने अपने सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए क्या कहते हैं पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? तो इनमें से वह कौन सा विकल्प है जो कि अधिगम के आकलन को उजागर करता है? तो पहला है कि शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। तो ये सही है। फिर है कि शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है, या फिर शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है, या शिक्षक पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा ये नहीं कि केवल उनकी चिंतन प्रक्रिया पर ही ध्यान दे रहा है, तो वो उनकी चिंतन प्रक्रियाओं के ध्यान
को भी ध्यान के अलावा जो चिंतन प्रक्रिया है उन पर भी ध्यान दे रहा है, लेकिन उसके अलावा वह उनकी अवधारणात्मक समझ यानी कि वो जो वो चिंतन कर रहे हैं वो कितना समझ रहे हैं, उनकी अवधारणा की समझ को भी आकलन करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। आगे बढ़ते नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है उसका क्या अर्थ होता है कि शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, या कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना, या बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, या निर्धारित सूचनाओं का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना ही बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन है जो सही करते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है, या दोनों भाषाओं को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं, यह पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर प्रभावी प्रभाव पड़ता है, या दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा के विचार जन्म से होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो वाइगोत्स्की और पियाजे हैं गाइस, वो दोनों ही मानते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो भाषा का जो विचार होता है वो जन्म से ही लेते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती हैं कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। तो जो यह कथन है ये आप अपने घरों में भी जाकर सुनते होंगे। तो यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है गाइस? तो ये कथन करता है कि लिंग समरूपता पर, या बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयों पर, या लड़की और लड़का के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा पर, या लड़की के लिंग की गलत पहचान पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा कि ये करता है कि लड़की और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा से, कि अगर तुम ऐसा व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा, इस तरीके से। और जैसे अगर लड़का किसी बात पर रो रहा है तो वो कह देते हैं कि क्या तुम लड़कियों की तरह रो रहे हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ समझ आता है और आपको लगता है ये क्वेश्चंस आपके क्या कहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।